हेलो एवरीवन। आज 9 जुलाई 2025 है और आज का जो पहला वीडियो मैंने बनाया था वो ऑडियो प्रॉब्लम की हो गया था उसमें, तो मैंने अपलोड किया पर उसमें आवाज़ नहीं आ रही थी। तो ये वीडियो री अपलोड मैं कर रहा हूँ, री रिकॉर्ड करके इसे। तो इसमें सारी चीज़ें ऑलरेडी मेंशन है, तो प्रोबेबली ये बहुत कम टाइम लेगा डिस्कशन करने में। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं आज के पहले MCQ की, जो कि द इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आया था, उसके बेसिस पर ये बना है कि द नेशनल बायो बैंक, एक नेशनल बायो बैंक रिसेंटली इस्टेब्लिश किया गया है। इसे किस संस्था ने, किस इंस्टीट्यूट ने इस्टेब्लिश किया है? तो इसे बनाया है CSIR IGV दिल्ली ने। अब अगर अब बात करो बायो बैंक होता क्या है, तो बायो बैंक बेसिकली ह्यूमन बॉडी सैंपल, चाहे आप ब्लड हो, टिश्यूज़ हो, DNA हो, RNA हो, इनको रखने की एक तरह से जगह होती है, एक इकोसिस्टम बनाया जाता है जहाँ लंबे समय तक ह्यूमन बॉडी सैंपल को रखा जा सके। अब इसमें -80 डिग्री का टेम्परेचर होता है लंबे समय तक रखने के लिए। अब इसका पर्पज़ क्या होता है कि कोई नया रोग आ गया, उसके संबंधित कोई वैक्सीन बनानी है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ों पे क्या करना, रिसर्च करना, तो भविष्य के लिए रखने के लिए यहाँ पे होता है। अब ये सारा काम ICMR के अंतर्गत होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च जो इंस्टीट्यूशन है, वो सारी चीज़ को यहाँ पर देखता है। अगर आप बात करो तो ये जो इस्टेब्लिश किया गया है दिल्ली में किया गया, लेकिन इस तरह भारत में और भी संस्थान हैं। जैसे आपने निम्बो के बारे में सुना होगा, ये कल्याणी पश्चिम बंगाल में है, ये एक संस्थान है, यह भी एक तरह का जीन बायो बैंक है। फिर अगर आपने एम्स जो बैंक है दिल्ली का, वहाँ भी इस तरह का सैंपल्स को रखा जाता है। फिर टाटा रिसर्च फाउंडेशन का भी एक इस तरह से जीन बैंक है, जहाँ पे जीन को सिक्योर रखा जाता है। तो ये सारा जो क्वेश्चन था ये हमने यहाँ पर देखा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न यहाँ पे बात कर रहे हैं परख सर्वे के बारे में। परख सर्वे है क्या? अब अगर आप बात करो भारत का एजुकेशन सिस्टम में सरकार क्या क्या कर रही है, उसको असेसमेंट करने के लिए कुछ प्रोविज़न तो होना चाहिए। तो परख एक प्रोविज़न है जिसके माध्यम से सरकार यह जान पाती है कि सरकार ने जो एजुकेशन के लिए स्टेप्स उठाए उसका ज़िलों में, शहरों में क्या परिणाम हुआ। तीसरी कक्षा में, छठी कक्षा में, 9वीं कक्षा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके में कितनी इंप्रूवमेंट यहाँ पे दिखती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत NCERT से कंडक्ट करवाता है। तो हाल में 21 लाख बच्चों का ये परख असेसमेंट किया गया, जिसमें पता चला कि पंजाब, केरला, हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा यहाँ पर रिफॉर्म यहाँ पे दिखता है। तो द हिंदू में ये आर्टिकल आया था जिसे हमने यहाँ पर कवर किया है। अब अगर आप बात करो परख को किस नाम से जाना जाता, तो नेशनल अचीवमेंट सर्वे NAS के नाम से जाना जाता था। इसे बाद में इसका नाम बदल के परख कर दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बात करेंगे CAQM के बारे में, कि CAQM ने भी रिसेंटली एक आदेश दिया है और उसमें कहा कि दिल्ली में 10 वर्ष से जो पुराने डीजल व्हीकल हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, और आई थिंक 15 साल से पुराने पेट्रोल व्हीकल को भी बैन किया जाएगा। तो प्रश्न उठता है कि CAQM है कि इतनी पावर कैसे इसको अथॉरिटी की, और कहाँ पर काम करती है? तो देखो, जो दिल्ली NCR है उस रीजन में जो पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई थी, पहले NPCA बोला जाता था, आई थिंक नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ऐसे कुछ बोला जाता था उसे। अब उसकी जगह पे अगर आप देखो तो बाद में 2020 में एक बॉडी बनाई गई, EPCA पहले थी, EPCA की जगह पे 2020 में CAQM को बनाया गया। CAQM बेसिकली दिल्ली NCR में जो पोल्यूशन कंट्रोल करता है। इसके लिए जो स्टेट गवर्नमेंट में जो अथॉरिटी एजेंसी होती हैं उनकी जो ऑर्डर्स होते हैं उसको ये क्या कर सकता है ना, मतलब इसके ऑर्डर उसके ऊपर भारित होते हैं, है ना, मतलब उनके ऑर्डर को कैंसिल करके ये अपने खुद के ऑर्डर इंप्लीमेंट कर सकता है, खासतौर पे इस चीज़ को लेके। अब अगर आप बात करो तो ये इसकी जो नियुक्ति की जाती है, हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, और इसमें जो अपॉइंटमेंट होती है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, ना कि दिल्ली गवर्नमेंट। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है। और इसको पावर कहाँ से मिलती है, तो 1986 एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से इसको यहाँ पे पावर मिलती है। ठीक है, ये आपने देखा। अब इसने एक ग्रैप जो पोल्यूशन प्रोग्राम है ना, ग्रेडेड एक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम, तो उसको भी इसने शुरू किया था, किसने? CAQM ने। और अभी इसने क्या कहा कि 1 नवंबर 2025 से क्या किया जाएगा, जो पोल्यूशन है उसको कम करने के लिए कदम यहाँ पे उठाया जाएगा। अब बात करें कला सेतु, एक पहल है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की। इसका पर्पस क्या है, क्या उद्देश्य है? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे प्रमोट मल्टी लैंग्वेज कम्युनिकेशन गवर्नेंस यूजिंग AI, तो बहुभाषी संवाद को व्यवस्थित बना के रखना, और गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए कला सेतु जो पहल उसको शुरुआत किया गया है। दूसरा, ट्रांसलेट ऑल लॉ इनटू इंडियन लैंग्वेज, सभी भाषाओं को भारतीय भाषा में ट्रांसलेट किया गया है, गलत बात है यहाँ पे। प्रोवाइडिंग डिजिटल एजुकेशन, ये भी गलत है टू ट्राइबल। क्रिएट AI जनरेट पब्लिक गैलरीज, ये भी यहाँ पर गलत है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे किसके बारे में? UNFCCC के बारे में। अब देखिए, UNFCCC फ्रेमवर्क इज अंडर द क्रिटिसिज्म, उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है लैक ऑफ इक्विटी एंड जस्टिस।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इन्वोक बाय इंडिया एंड अदर डेवलपिंग नेशन, कौन से जो प्रोविजन इसके द्वारा लागू किए जाने चाहिए और उसको लेके यहाँ पर इसको क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है और इसके अंतर्गत आता है, इसके जुरिडिक्शन में आती है UNFCCC के, तो उसे बोला जाता है कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं बताऊँगा भी क्या है। अब अगर आप बात करो, आपने सुना होगा अर्थ समिट के बारे में, आपने सुना होगा अर्थ समिट के बारे में। अब अर्थ समिट जब हुई, कब हुई? 1952 में रियो में। और इसका पर्पज़ क्या था कि जो जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसे चैलेंज मानो और उसको कम करने का प्रयास करो। तो 3 सिस्टर कन्वेंशन निकल के सामने आती हैं। एक आती है UNFCCC आती है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNCBD आती है बायोडाइवर्सिटी के लिए, ठीक है ना, वही UNCCD आती है तो डिजर्टिफिकेशन के लिए। तो UNFCCC में क्योटो प्रोटोकॉल की बारे में आपने सुना होगा, 1997 में इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। वहीं पेरिस जलवायु समझौता भी इसके अंतर्गत शामिल होता है, जो बात करता है कि जो जलवायु परिवर्तन है, पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए। अब उसी में बात ये होती है कि अब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से शुरू हुआ तो जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उन्होंने ज़्यादा फ़ायदा उठाया, उन्होंने ज़्यादा पोल्यूशन किया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी ज़्यादा बनती है। इसलिए कॉमन डिफरेंशिएटेड बस रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि क्या उनके ऊपर ज़्यादा भार होना चाहिए, उनको ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। और बाद में अगर आप देखोगे तो इस तरह के एक फ़ंड के इस्टेब्लिश किया जाता है $100 बिलियन का, तो वो सारा जो सेटअप बनाया गया कि विकासशील देशों की मदद की जाएगी, विकसित देश कुछ पैसा देंगे, उसको क्या किया यहाँ पे क्या हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है। UNFCCC जो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा है CBDR को, इसलिए आर्टिकल आया था, यहाँ पे क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे बात करें एजीमाला में हाल ही में ग्रेट हॉर्नबिल के बारे में क्वेश्चन था कि अभी ग्रेट हॉर्नबिल यहाँ पे देखा गया एजीमाला में, उसको लेकर क्वेश्चन बनता है। क्या क्वेश्चन बनता है कि इसकी IUCN कैटेगरी क्या, तो इंडेंजर्ड यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, लेकिन ये नहीं है, वल्नरेबल है इसकी कैटेगरी, शुभेद जिसको बोला जाता है, तो वल्नरेबल कैटेगरी मानी जाती है ग्रेट हॉर्नबिल की। और वल्नरेबल जो कैटेगरी उसे कौन देता है? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इंग्लैंड में है इसका हेडक्वार्टर। 9 कैटेगरी के जानवरों को देता है ये। अब उनमें सबसे एक्सट्रीम तो क्रिटिकल इंडेंजर्ड होती है, हालांकि एक्सट्रीम भी होती है, लेकिन अब एक जो विलुप्त हो चुकी है उसको यहाँ पे हम नहीं देखते हैं। क्रिटिकल इंडेंजर्ड, उसके बाद इंडेंजर्ड, उससे कम, फिर उसके बाद आता है वल्नरेबल, मतलब घटते क्रम में। अब ये तो बात हो गई। अब अगर अब कोई जानवर वल्नरेबल है, कोई जानवर इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, तो ऑटोमेटिकली जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसका शेड्यूल 1 में आ जाता है जनरली, अगर आप देखो तो, ठीक है। और दूसरा साइट्स 1 में भी आ जाता है। अब जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत का है, जिसमें भारत वन्य जीव संरक्षण की बात करता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की बात करता है। साइट जो उनका ट्रेड होता है, इलीगल ट्रेड होता है, उसको रोकने की बात करता है। और उसके शेड्यूल 3, मतलब कि बेसिकली उसके अपेंडिक्स 3 होते हैं, तो उसके अपेंडिक्स 1 में आता है, ये 1 में आता है ये जीव, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे सही हो जाती है। अब देखिए इंडेंजर्ड नहीं, तो पहला ऑप्शन गलत, तो दूसरा तीसरा इसका यहाँ पे सही हो जाएगा। अब ये क्या करता है? सीड को डिस्पर्स करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड को पूरे जंगल में बिखेर देता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे रीजनरेशन बहुत ज़्यादा होता है, पेड़ पौधे फिर से उत्पन्न हो जाते हैं, इसलिए इसको लेकर चर्चा यहाँ पे है। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज नॉट स्पेसिफिकली टारगेट बाय द 1 लाख करोड़ R&D। अब ये बहुत बड़ा इशू है एक तरह का। आप देखो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भारत 0.7% अपनी GDP का टोटल खर्च करता है। वहीं US से कंपेयर करो तो US 2.3% टू लगभग 2.5%, 3%, चाइना भी लगभग 3% के आसपास R&D में खर्च करती है। इसलिए नई नई चीज़ें हमें US चाइना में ही बनने को देखने को मिलती हैं। भारत में इतना कम R&D पर खर्चा है कि ऑटोमेटिकली कोई नई चीज़ नहीं बन पाती है, 0.7% है। तो यहाँ पर जो 0.7% के अंतर्गत 1 लाख करोड़ रुपये भी क्या किया गया, इसको प्रोग्राम प्लान किया गया कि R&D में खर्च किए जाएंगे। वो किस किस क्षेत्र में नहीं किए जाएंगे, यहाँ पे बोला किस सेक्टर में नहीं होगा। तो देखिए क्वांटम टेक्नोलॉजी में तो होगा, AI में भी होगा, डीप टेक में भी होगा, और ग्रीन एनर्जी में भी होगा। किस में नहीं होगा? कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें यहाँ पर नहीं होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको जाननी है। अब हर एक देश का अपना इनोवेशन का एक प्लान होता है, एक मॉडल होता है। जैसे अगर आप देखोगे इंटरनेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मॉडल हर एक कंट्री का, जैसे डार्पा US का है, योजमाल फंड इसराइल का है, उसी तरह से फ्रॉनहोफर इंस्टीट्यूट जर्मनी का है, और टार्ज प्रोग्राम चाइना का है। ये सब अपने अपने देश में रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर को देखते हैं और उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। उस तरह से भारत में इस तरह से प्रॉपरली बॉडी तो कोई नहीं दिखती, इसरो या अन्य संस्थाएं हैं, लेकिन यहाँ पे डेडिकेटेड अथॉरिटी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर A हो जाएगा। यहाँ पे आपने मैच मैंने आपको
करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे बात करता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज R&D इकोसिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम के बारे में बताना है। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट कह रहा है कि इंडिया स्पेंड ओवर 2% ऑफ GDP। तो ये बात एकदम गलत है। मैंने आपको बताया कि 0.7% इंडिया GDP खर्च करता है। पहला एलिमिनेट कर दो तो यहाँ पर B और D बचा। डी देख लो, ANRF विल बी मैनेज बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये बात एकदम गलत है। ये एक तरह की ऑटोनॉमस बॉडी है, स्वायत्त निकाय है, जो सेल्फ रूलिंग बॉडी है। ANRF ये इसके अंतर्गत मैंने नहीं होती। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाए, केवल दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वह भी 40% से कम स्पेंड करता है R&D में। तो ये भी बात एकदम सही है। गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर दोनों ही कमज़ोर हैं यहाँ पर, खासतौर पे इन्वेस्टमेंट को लेकर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यही वजह है कि भारत में कोई नई चीज़ नहीं बन पाती है। तो इसका ये सही आंसर है। तो आज की चर्चा में फिलहाल इतना ही, बहुत कम टाइम हमने इसे कवर किया है। प्लीज़ इसे शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, जिससे हम अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट इसको और बढ़ा सकें और अच्छे MCQs आपको प्रोवाइड कर सकें। थैंक यू।